नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए हम लोग रिसर्च का टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने तो सारा चीज पढ़ा है, हाइपोथेसिस क्या क्या होता है, कैसे होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो ह्यूमन ट्रायल्स कैसे किया जाता है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। कि कोई भी पेशेंट रहते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू हुआ तो हमने वैक्सीन बनाया और हमने ह्यूमन ट्रायल किया। तो उसमें जिन लोगों को स्वाइन फ्लू हुआ है उन लोगों को हमने लिया, सेलेक्ट किया और फिर ट्रीटमेंट दिया। तो क्लिनिकल स्टडी होती है। वैसे ही कोरोना वायरस जब सब लोगों को हो रहा था तो ह्यूमन ट्रायल हुआ वैक्सीन का, और अलग अलग दवाइयों का ह्यूमन ट्रायल हुआ। तो जिनको रिजल्ट आया उन लोगों को हमने वो सोचा, पूरा क्लिनिकली देखा कि हाँ रिजल्ट आ रहे हैं, सिम्टोमेटिकली कम हो रहे हैं। तो इसका ही एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ की। इसी को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया एथिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो लोग भी रिसर्च पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से मालूम होना चाहिए। पेपर में ये पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो है एथिक्स एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन या एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का क्या एथिक्स होता है। तो ह्यूमन ट्रायल सबसे पहले है, ऑल द रिसर्चेस इन्वॉल्विंग द ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी टू बी कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी। तो जो भी वो उसके गाइडलाइन दिए हैं, अभी डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है, इसका इस किताब में नहीं है प्रोटोकॉल, लेकिन मैं आप लोगों को भेज दूंगा। हेल्सिंकी का है कि किस तरह के पेशेंट देखने चाहिए, उसके शॉर्ट में बताए द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। जब भी हम किसी इंसान का क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ के लाए और हमने दवाई दिया और उसकी डेथ हो गई, डेथ भी हो सकती है। तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो उसके लिए कॉम्पनसेशन का पहले से ही प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हम इतना पैसा आपको देंगे। आप ट्रायल कर रहे हो, अगर आपको कुछ तकलीफ हो गया तो हम आपका इलाज पूरा हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब वो जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो भी इंसान है, उसका जस्टिस मिलना चाहिए। फिर रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, मतलब जो भी इंसान आ रहे, अब कोई भी आएगा क्लिनिकल ट्रायल के लिए तो वो तो अपनी बॉडी दे रहे हैं हमको ट्रायल करने के लिए, तो उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, जैसे सिप्ला कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज कंपनी है। तो वो लोग ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं ना, तो वो गरीब लोगों को लेके आते हैं। इंडिया में गरीबी बहुत है, तो झोपड़पट्टी के लोग को लेके आते हैं और उनको रोज का 100 रुपया देते हैं और फिर वो ह्यूमन ट्रायल करते हैं। तो उन जो भी लोग आ रहे हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, रेस्पेक्ट होता है, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। बेनिफियंस एंड नॉन मेलिफियंस आर द प्रिंसिपल्स। उसको ये बताना चाहिए कि हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम ये ट्रायल कर रहे हैं, उनको सब मालूम होना चाहिए। इससे
आपको ये चीज में फायदा होगा, इसमें नहीं फायदा होगा। अब ह्यूमन ट्रायल भी करते हैं, तो जैसे अस्थमा के पेशेंट है, उन पे हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि हम आपके अस्थमा के पेशेंट, अस्थमा का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, आपको इससे ये बेनिफिट हो सकते हैं और ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये चीज हमें उसको बताना है। तो beneficence and non-maleficence are the principles on which the ethical guidelines are formed for the human experimentation. ये पूरा गाइडलाइन को, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, उनका रिटर्न कंसेंट लेना पड़ता है। अगर उन्होंने सम्मति दिया तभी हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जनरली द ह्यूमन ट्रायल्स आर डिजाइन टू इवेल्युएट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन। मतलब ह्यूमन ट्रायल्स इस तरह से बनाया जाता है कि हमें सेफ्टी देखना है मेडिसिन का, कि मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है और उसका इफेक्टिवनेस कितना है। नहीं तो हमने कोई दवाई बनाया, अस्थमा की दवाई बनाया, और वो हमारे पेशेंट को फायदा ही नहीं कर रही है, हम इतना डर डर के कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। और उसकी सेफ्टी भी देखना है, मतलब उसको कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई मेडिसिन दिया अस्थमा का, तो उसको उल्टी, लूज मोशन, चक्कर आना, बीपी हाई होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सेफ्टी भी रखनी है और मेडिसिन इफेक्टिव भी होना चाहिए। इंटरवेंशन मतलब मेडिसिन जो दिया जाता है, इंटरवेंशन किया जाता है, एंड मे इंक्लूड नॉर्मल सब्जेक्ट्स और पेशेंट्स एसोसिएटेड विद सम डिग्री ऑफ रिस्क। तो ऐसे इंसान लोगों को ही हमें ह्यूमन ट्रायल में लेना है जो रिस्क को थोड़ा बर्दाश्त कर सके। अगर पेशेंट खुद ही कमजोर है, वीक है, या जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे बच्चे हैं, या बूढ़े लोग हैं, और वो हमारे मेडिसिन को मतलब नहीं सह सकते उसका प्रभाव को, तो ऐसे पेशेंट नहीं होना चाहिए। जो रिस्क को भी थोड़ा बर्दाश्त कर सके, ऐसे हमें अच्छे और मजबूत लोग लेने चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये इसका ह्यूमन ट्रायल का प्रिंसिपल होता है। डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को बाद में वो दूंगा, तो वो मेरे पास है, मैं बाद में दूंगा। इसी तरह से रेगुलेटरी एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड ICH, GCP and Indian GCP guidelines are some of the important documents for the references of the researchers। तो ये ना कुछ रिसर्चर्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो न्यू दिल्ली में एक हमारा बॉडी है, वो हमें देता है कि हमें किस तरह से बायोमेडिकल रिसर्च करना है ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए, या फिर, और कभी भी ह्यूमन ट्रायल्स ऐसे नहीं होता है। मॉडर्न साइंस में जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है, तो पहले वो चूहों पे करते हैं, फिर गिनी पिग, एक तरह का अलग तरह का चूहा होता है सफेद रंग का, गिनी पिग पे करते हैं, फिर बंदरों पे करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल पे आते हैं। तो पहले ही ऐसे ह्यूमन ट्रायल करने का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता है कोई भी चीज का। अगर बंदर को हम कोई दवाई दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, और उसको फायदा हो रहा है, मतलब वो दवाई थोड़ा सेफ है और उसी के जैसा ह्यूमन बॉडी है, तो ऐसा करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट के सारे चीजें पढ़ना जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोग को दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि दिस डॉक्यूमेंट्स विद इक्विप्ड विद द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड द एथिकल इश्यूज इन ह्यूमन ट्रायल्स। ह्यूमन ट्रायल्स जब भी हम लोग कर रहे हैं, तो हमें ना, एक तो उसको रेस्पेक्ट देना है ह्यूमन बॉडी को, उसके मन को आघात नहीं होना चाहिए, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो गरीब है, कोई परिस्थिति में आ रहा है, तो उसको अगर साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसके रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको बचाएं, उसका लाइफ को सेव करे, उसका अपमान नहीं करना है, उसका मतलब कुछ ऐसे चीज नहीं होना चाहिए कि उसको आघात हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। प्री रिक्विजिट्स और ह्यूमन ट्रायल्स, इसके लिए क्या पॉइंट्स है वो देखना चाहिए। ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या चीज होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन, हम ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, इसका समाज को, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, इसका जस्टिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। फिर सपोर्टिंग प्री क्लिनिकल डेटा। प्री क्लिनिकल मतलब जैसे कि हमने क्लिनिक में नहीं किया है, मतलब हमारा ह्यूमन ट्रायल नहीं हो रहा है, उसके पहले एनिमल स्टडी हुआ है, उसके पहले प्लांट पे स्टडी हुआ है, कि कोई जहरीला चीज तो नहीं दे रहे हैं ना डायरेक्ट ह्यूमन पे। तो प्री क्लिनिकल डेटा में ये भी होता है कि मेडिसिन किस तरह से बना है, उसके क्या क्या मेडिसिन में कंटेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है। फिर उसके बाद में उसकी बहुत सारी टेस्ट होती है, जैसे कि ये होता है स्पेक्ट्रोमेट्री होता है। वो कोई भी पॉइजनस इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो पूरा प्री क्लिनिकल डेटा हमारे पास होना चाहिए जो हमें ह्यूमन ट्रायल के लिए सपोर्ट करे।
ये इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं मिला हुआ है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं करेगा, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं करेगा। ये पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेटर एंड स्टडी साइट, हम जहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई एक बॉडी होना चाहिए, बॉडी मतलब कुछ सीनियर्स या कोई एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो हमारे रिसर्च को इन्वेस्टिगेट करे कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। और स्टडी साइट, हम कहाँ पे वो कर रहे हैं, तो या तो एक लैब हो सकता है जहाँ पे ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, वो साइट होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेटर भी चाहिए। हम अपने मन से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो गलत होता है। हमको जांचने वाला कोई एक टीचर होना चाहिए या इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। इसी तरह से एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक कुछ एक कायदा कानून होना चाहिए कि हम किस तरह से ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। कोई भी किसी को भी लेके आए और हम कोई भी दवाई उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये गलत होता है। एथिकल प्रिंसिपल्स का एक गाइडलाइन होता है जिसको हम हेल्सिंकी का डिक्लेरेशन ज्यादातर सब लोग एडॉप्ट करते हैं पूरी दुनिया में। फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास लैब होना चाहिए, हमारे पास हर चीज होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए अगर ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है या कोई भी दूसरे दुष्परिणाम हो रहे हैं, उल्टी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए दवाई चाहिए। उसी तरह से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, मॉनिटर करने के लिए कि जैसे हमने दिया, किसी को मेडिसिन दिया, 2 घंटे बाद क्या हो रहा है इसके बॉडी में, 4 घंटे बाद क्या हो रहा है, फिर उसका ब्लड सैंपल लिया तो उसका ईएसआर कैसा है, उसका एचबी कैसा है, उसका शुगर लेवल कैसा है, वो पूरा लैब मॉनिटर करने का मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। फिर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस आर सेट अप टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल्स विच कवर ए स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल स्टडीज। मतलब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस का गाइडलाइन इस तरह से बनाया हुआ होना चाहिए हमारे पास, जो भी इंस्टीट्यूट में हम रिसर्च कर रहे हैं या जो लैब में हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए कि हम एक स्टैंडर्ड है क्लिनिकल स्टडीज के लिए, डिजाइन होना चाहिए कि हम कितने पेशेंट लेंगे, और उसके ग्रुप क्या है, सैम्पलिंग का टेक्निक क्या है, कैसे पेशेंट हम ले रहे हैं, किस तरह का एज ग्रुप का ले रहे हैं, किसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, किनको इंक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड मतलब हम लोग मानसिक रूप से कोई अगर पागल है या कमजोर है उसको नहीं लेना है, हम कौन से एज ग्रुप के लोग को ले रहे हैं, जैसे 30 ईयर्स से 50 ईयर्स के एज ग्रुप को ले रहे हैं जो बलवान है। ऐसे पूरा डिजाइन हमारे पास होना चाहिए, कितने ग्रुप है हमारे पास, और वो भी ब्लाइंड टेक्निक है, नॉन ब्लाइंड टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक होती है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम जो कंडक्ट कर रहे हैं, क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मेडिसिन कितने बजे देना है, भूखे पेट देना है कि खाना खिला के देना है, खाना खिलाने के देने के बाद जब मेडिसिन जाता है वो स्टमक में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो उसका क्या होगा, इसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। टर्मिनेशन मतलब अगर हम इलाज कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सारा ह्यूमन ट्रायल मतलब एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो कब उसका बंद कर देना है कि नहीं अब नहीं देना, अब इससे तकलीफ हो रही है, अब ट्रीटमेंट बंद, अब कोई मतलब ये ट्रायल नहीं होगा, उसका भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कौन से स्टेज पे आने पे ये बंद कर देना है। फिर उसका ऑडिट होना चाहिए कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, क्या सिम्टम ठीक हुए, क्या सिम्टम बढ़ गए, उसका ऑडिट होना चाहिए। फिर उसका एनालिसिस कि हाँ हमने ये दवाई दिया, ये सिम्टम कम हुए, ये सिम्टम नहीं। अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उसमें एक नेवी के ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे को एक अपना ये बताया, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, तो उन्होंने सारे कुछ सिम्टम्स थे उनके, 10-12 सिम्टम्स थे, उसका उन्होंने प्रोटोकॉल, मतलब उन्होंने ऐसा मुझे भेजा है, आप लोग देखिएगा, उनको उदावर्ण था। तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ है बस्ती, नस्य और घी घी वगैरह, तो जो जो सिम्टम्स थे ना उन्होंने डेट वाइज लिखा है कि मुझे ये सिम्टम में इतना परसेंट फायदा हुआ, इतना परसेंट फायदा हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना ऐसा ही है। वो एक एनालिसिस होता है, तो मतलब हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस के बाद रिपोर्टिंग करना जरूरी है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है हमारी उनको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली में है, उनसे हमें पहले परमिशन लेना पड़ता है। वो एक नंबर देते हैं हमको, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, वो परमिशन देते हैं तब हम लोग ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं, उनको लगता है गलत चीज हो रहा है, तो वो नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव ने कहा था कि मेरा कोरोनिल करके एक टैबलेट है, वो सारे तरह के कोरोना पे काम कर देता है,
तो उन्होंने कहा हमें आप परमिशन दो। आईसीएमआर ने देखा कि उनको नहीं विश्वास था जो भी उन्होंने बताया था, उन्होंने नहीं परमिशन दिया। फिर बाबा रामदेव ने बहुत झगड़ा लड़ाई बहुत किया, लेकिन नहीं परमिशन मिला उसको क्लिनिकल ट्रायल करने को। लेकिन फिर वैक्सीन का जब उन्होंने कुछ दिखाया कोई भी चीज कि हाँ ये हमारी दवाइयों से फायदा हो रहा है, तो उनको परमिशन मिल गया। बात यहाँ पर है कि आईसीएमआर जो है वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव इंस्टीट्यूट है, वो किसी को कुछ भी क्लिनिकल ट्रायल करने का परमिशन नहीं देगी, तथ्यों पे बात करती है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरा जो वीडियो रहता है ना बृहदवासकादि कषाय का, वो यूट्यूब पे देख के बहुत सारे लोग देखते हैं, जो मुझे नहीं पता है कौन कहाँ से देख रहा है। मुझे एक फोन आया, गुजरात से एक फोन आया कि वो पंडित जी हैं कोई, जो राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में पुजारी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कोई पेशेंट है पुजारी, उनकी वाइफ को आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनमें आपका बृहदवासकादि कषाय काम करेगा। मैंने कहा कि मुझे उनका केस बताए फिर मैं बताऊंगा। अब उन्होंने मुझे क्या बोला, वो बात हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और मैंने सूर्य की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, सूर्य भगवान की। तो उसमें चाक्षुषोपनिषद करके कोई किताब है, तो उसके कुछ मंत्र हैं। तो मैंने एक पेशेंट को अर्क मूल जो रहता है उससे सिद्ध करके घृत बनाया और उसका मैंने नस्य दिया था। तो 10 साल पहले मेरे एक पेशेंट का आंख का रोशनी अच्छा हो गया। तो मैं वो सिद्ध करके दूं क्या? मैंने कहा नहीं। अर्क मूल सभी को काम करेगा क्या? ऐसा तो है नहीं। आप न वनस्पति का रस जानते हैं, वीर्य जानते हैं, विपाक जानते हैं, प्रभाव जानते हैं। बोले नहीं, मैं तपस्या करके मंत्र करके अभिमंत्रित करके दिया। ये चीज को तो हम नहीं मानेंगे ना, हम डॉक्टर्स हैं। कोई भी चीज साइंटिफिक होना चाहिए। अगर उनको श्रद्धा है, विश्वास है, तो श्रद्धा और विश्वास से कोई बीमारी ठीक नहीं होता है। उसके लिए क्लिनिकल पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। तो अर्क मूल अगर देंगे, 10 पेशेंट खराब हो गए, आंखों का रोशनी चला गया, अर्क मूल इतना तीक्ष्ण होता है, तो वो तो बताएंगे नहीं। जो लोग ठीक हुए हुए, नहीं हुए नहीं हुए। तो ये अंधश्रद्धा हो गया कि इससे फायदा होता है, जिसको नहीं फायदा हुआ उसका क्या। तो इसीलिए हम जो भी ट्रायल करते हैं उसका साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, और उसको हमें रिपोर्ट करना है कि हमें ये फायदा हुआ, ये नहीं फायदा हुआ, और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर क्या होता है, स्टडी इंप्लीमेंटेड एंड रिपोर्टेड इन सच अ वे दैट द डेटा इज क्रेडिबल, accurate and the rights, integrity and confidentiality of the participant protected। मतलब जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, वो हम लागू कर रहे हैं, उसको हम जो भी कर रहे हैं या हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर को बता रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है या जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको बता रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि वो डेटा क्रेडिबल हो। मतलब उस वो सही होना चाहिए, गलत गलत नहीं देना है, कुछ भी मन से बना के नहीं देना है, एक्यूरेट होना चाहिए। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग वॉलेंटियर्स आ रहे हैं हमको ह्यूमन ट्रायल करने के लिए, उनका जो अधिकार है उनको जो मिलना चाहिए। जैसे वो अगर क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए अपनी बॉडी दे रहे हैं, तो उनको जो पैसे का बात हुआ है कि इतना पैसा मिलना चाहिए आपको, अगर कोई बीमारी हो, साइड इफेक्ट हो, उसका इलाज का खर्चा हम देंगे। तो ये उनका अधिकार है, ये उनका मिलना चाहिए। इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए। हमें गुप्त रूप में रखना है, हमको पूरी दुनिया को नहीं बताना है ढिंडोरा पीट के कि हमने इस पे ह्यूमन ट्रायल किया, वैक्सीन दिया और इससे इसको फायदा हो गया। ऐसे नहीं करना है। जो भी ये इसके प्रोटोकॉल होते हैं, छुपा के रखना है ये सारी चीजें। क्या पता हमने इलाज किया, ह्यूमन ट्रायल किया, इलाज नहीं, ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमारे दवाई से या वैक्सीन से उसको इम्पोटेंसी हो गया, मतलब उसका शुक्र का क्षय हो गया। अगर हमने ये सब बात सबको बता दिया, न्यूज़पेपर टीवी में बता दिया कि हमने वैक्सीन का किया और वो नपुंसक हो गया, तो अब उसको कितना फील होगा, वो तो गिल्टी में सुसाइड कर लेगा। तो हमें उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखना है, नहीं बताना है हमें। और ये चीज हमें अपना एक प्रोटोकॉल रहता है, उसी के हिसाब से कोई भी आता है। इट मस्ट बी साइंटिफिक, साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मंत्र वंत्र किया या दुआ पढ़ी या कलमा पढ़ा और उसके वजह से पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं। साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक पैरामीटर से मिलना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। नहीं तो मतलब तांत्रिक वगैरह जो लोग होते हैं ना, तो इनफर्टिलिटी में क्या करते हैं कि हम ये दवाई दे देंगे, आपका बच्चा हो जाएगा। साइंटिफिक का है और एथिकल का है वो चीज, एथिकल होना चाहिए कोई भी चीज। इसीलिए हर चीज का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है।
और एथिकली साउंड, मतलब अच्छा रहना चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप लोगों ने एक एग्जांपल देखिए कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर देखिए, उसमें हर चीज लिखा रहता है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, इससे फायदा हुआ, इससे नहीं फायदा हुआ, क्या क्या चीज में फायदा हुआ, क्या क्या चीज में नहीं हुआ, और फायदा हुआ उसको और कितना इंप्रूव कर सकते हैं मेडिसिन में और चेंजेस लाके। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं। जी शशि मैम, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? डॉक्टर शशि मैम सुन पा रही हैं क्या? एक मिनट में जी अनम्यूट सर, करने जी का। सर, जी जी सर, अनम्यूट करने में टाइम लग रहा था। जी हाँ, सर। अच्छा है, आप जी सर, थैंक यू। आप लोग को अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही है, आप लोग जरूर बता सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। मैं अकेले बोलते रहूंगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वाता जो उन्माद नहीं हुआ है मुझे। आप लोग जी बताइए। सर। वाता जो उन्माद में इंसान अकेले बोलते रहता है, बड़बड़ाते रहता है। आप लोग बताइए अगर नहीं समझ आ रहे तो। नहीं सर, समझ में आता है। हाँ, अब जी होता है नीड फॉर एथिकल रिव्यू। एथिकल रिव्यू पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा कि हेलसिंकी का डिक्लेरेशन, उसके प्रोटोकॉल्स, और भी जो भी ह्यूमन ट्रायल का प्रोटोकॉल्स है, वो क्यों पढ़ना है? इसमें हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें किस तरह से ह्यूमन ट्रायल करना है। अब ये क्या है कि ए शेयर्ड कन्वर्जेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑन प्रपोज्ड रिसर्च। तो हमें पता चलता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं कोई भी चीज पे, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो प्रोटोकॉल से समझ आना चाहिए। जैसे कि आप लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो उसमें एम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव क्राइटेरिया, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, वो सारा स्टेप्स रहता है। तो जो भी प्रोटोकॉल है वो हमारे रिसर्च में दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और उसमें कन्वर्जेशन होना चाहिए कि हम, एक रिसर्चर है, वो जो प्रेजेंट करना चाहता है इन्वेस्टिगेटिंग टीम को, उससे वो बात कर रहा है कि देखो मैं ऐसा ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा एम ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं इस तरह से ट्रीटमेंट करूंगा। एक कन्वर्जेशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम से, ऐसा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। इसलिए एथिकल रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और टू एंश्योर साउंड एथिकल एंड साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो डिसीजन लेना पड़ता है हमें कि हमें कितने पेशेंट को देना है। अब जैसे कि 3 ग्रुप बनाए हमने, एक ग्रुप में 30 पेशेंट, सेकंड ग्रुप में 30 या 40 पेशेंट, थर्ड ग्रुप में इतने। अब वो पेशेंट को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, उसका एक डिसीजन लेने का एक अच्छा से समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 1 लाख पेशेंट में किया और हमें पता ही नहीं पेशेंट कहाँ जा रहा है, वो फीडबैक भी नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास कम लोग ही रहे लेकिन वो अच्छे से हमें बताएं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा रहना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए, और मतलब हम ऑब्जर्व अच्छे से कर सके, एनालिसिस कर सके, ऐसा होना चाहिए। लुक एट कॉम्पिटेंस, साइट फैसिलिटीज, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। अब इसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो जहां पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी फैसिलिटीज कैसी है, हमारा पेशेंट जो आ रहा है वहां पे मतलब आईसीयू रहना चाहिए, उसके पास वहां पे मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, और जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। नहीं तो ट्रीटमेंट कुछ और दे रहे हैं और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कॉम्पिटेंस रहना चाहिए, मतलब हमको जो चीज चाहिए उतना लेवल तक वो चाहिए, वो सारा रिसर्च। टू प्रमोट एथिकली विएबल प्रायोरिटी रिसर्च, वो एथिकली सही रहना चाहिए कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जो दवाई दे रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एथिकली होना चाहिए। टू सेफगार्ड वेलफेयर एंड राइट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का वेलफेयर मतलब उनकी सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, और उनका जो अधिकार है, अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है उसका इलाज हमारा जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। तो ये सेफगार्ड होना चाहिए। और रेगुलर मॉनिटरिंग, अब क्या होता है कि जैसे वैक्सीन दिया किसी को, 1 महीने का हमने रिसर्च किया, 2 महीने का किया, तो मॉनिटर होना चाहिए, 10-10 दिन पे, 5-5 दिन पे, 1-1 महीने पे रिसर्च का वो एक पूरा मॉनिटर होना चाहिए, मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एथिकल रिव्यू का जरूरत होता है ऐसा। द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन ह्यूमन ट्रायल्स, ये सारे प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी होता है ह्यूमन ट्रायल के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एसेंशियलिटी, एब्सोल्यूट एसेंशियल रिसर्च शुड बी डन, जो भी जरूरत वाली चीजें हैं वो सारी एकदम परफेक्ट एब्सोल्यूट होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटियरनेस, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कम्युनिटी एग्रीमेंट, अब जो भी वॉलंटियर है, वो कौन से वॉलंटियर हमारे पास आ रहे हैं, कोई पैसे के लिए आ रहा है या फिर कोई अच्छा भावना से आ रहा है, तो उसके भी प्रोटोकॉल रहते हैं।
जो भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए, उनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। उनको हर चीज बताया हुआ होना चाहिए कि हम आपको ये ट्रायल कर रहे हैं, आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप इसमें अगर हाँ बोल रहे हैं तभी हम करेंगे। जैसे कि हम लोग क्लिनिक में भी करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, तो हम बता देते हैं कि हम पंचकर्मा कर रहे हैं, आपको कभी बीपी हाई हो सकता है वमन करते टाइम, या लूज मोशन हो सकता है, हम बता देते हैं। अगर आप सही हाँ बोलते हैं तो हम आपको करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज डॉक्टर पे ही ब्लेम करें। अभी कल या परसों किसी ने कहा ना कि हम आज का ही लेक्चर हो रहा था 11 बजे, तो किसी मैडम ने कहा कि सर हमने स्नेहपान कराया और पेशेंट ने वड़ा पाव खा लिया, पानी पूरी खा लिया, और स्नेह का अजीर्ण हो गया है, तो मैंने स्नेहपान बंद किया। तो ये चीज फिर उन्होंने कंसर्न नहीं लिया था। जब भी इलाज करा रहे हैं तो उल्टा पुल्टा नहीं खाना है। कंसर्न का मतलब ये होता है कि पेशेंट भी एग्री कर रहा है हमारे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए। और कम्युनिटी एग्रीमेंट, मतलब समाज में वो एग्रीमेंट होना चाहिए कि जैसे कि मोदी जी ने जब वैक्सीन का कराया, तो पूरी दुनिया चाहती थी कि ये होना चाहिए रिसर्च, वैक्सीन आना चाहिए, कम्युनिटी भी एग्री करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स मस्ट गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, हिज राइट शुड बी ऑनर्ड। तो अब जो भी पार्टिसिपेंट्स है, वॉलेंटियर्स हैं, उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, उनके अधिकारों को रक्षा करना है हमें। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन, हमें कोई भी चीज को ऐसा प्रदर्शित नहीं करना है कि ये साइड इफेक्ट हो गया। अभी किसी का हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, पूरा चेहरा काला हो गया पूरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका अपमान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, या फिर उसका यूट्रस में पूरा डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोइटेशन भी नहीं होना चाहिए, और हमें उसके बारे में सीक्रेट्स बताना भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो प्राइवेसी भी रहना चाहिए, किस किस को हम दे रहे हैं, पूरी दुनिया को नहीं बताना, कॉन्फिडेंशियल रखना है ये सारी चीजें। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिकॉशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन, हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना है हम जब भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रिकॉशन और रिस्क को कम से कम हो, रिस्क ज्यादा ना हो। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, उसको हमें कॉन्फिडेंस देना है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको फायदा होगा, हमें पॉजिटिव बोलना है, उसको प्रोफेशनली कॉन्फिडेंस देना है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोलेंगे कि फायदा हो गया और उसको नुकसान हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब हम जो भी दे रहे हैं ना, पेशेंट को मालूम होना चाहिए, उसके रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि हर चीज को, इन्वेस्टिगेटर को भी होना चाहिए, हमारे साथ जो साथ में कलीग्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा दे रहे हैं, हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को फायदा हो, ऐसे इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो, उनके फायदे के लिए हम कर रहे हैं, और ये जस्टिस मिल रहा है पूरी दुनिया के लिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं। बेनिफिट मस्ट गो टू ऑल द नीडी पीपल एंड नॉट ओनली टुवर्ड्स द सोसाइटी सोशली डेवलप्ड कम्युनिटी। मतलब अगर हम कोई भी चीज काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मोदी जी ने वैक्सीन बनाया, तो रिसर्च किया, तो वैक्सीन वो केवल अमीर देशों को बेच सकते थे, उनको पैसा मिलता, डेवलप कम्युनिटी को मिल सकता था, लेकिन उन्होंने गरीब से गरीब देशों को भी दिया, श्रीलंका को दिया, मालदीव्स को दिया, अफ्रीकन कंट्रीज को दिया, जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने, मतलब ये नीडी पीपल तक जाना चाहिए हमारा रिसर्च, इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, इंस्टीट्यूट में हमारे पास सारे अरेंजमेंट होने चाहिए, ये भी एथिक्स होता है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में हमारा रिसर्च का क्या सब जा रहा है वो भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, टोटलिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अच्छा होता है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और निगेटिव हो रहा है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रह रही है। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हमारा पेशेंट मर रहा है, तो मर गया सपोज, तो उसकी पनिशमेंट का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम ऐसे नहीं भाग सकते कि हमारे जूनियर ने किया तो जूनियर को पनिश करो, हमको नहीं करो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी चाहिए और टीम पे लेना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। और प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लायंस, मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो जो जरूरी चीजें हैं, उसका फायदा होना चाहिए दुनिया को, ये ह्यूमन ट्रायल्स का प्रिंसिपल होता है। अब ये कंसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन्फॉर्म कंसेंट इंपॉर्टेंट एज एन एथिकल कंडक्ट, जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च के लिए, उसके साथ कंसेंट लेना, सम्मति लेना बहुत जरूरी है।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द की फैक्ट्स अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स। जब हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं उसके पहले एक हम पेपर पे पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखवा लेते हैं कि हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट इस तरह का है, इसमें ये दवाइयां हैं, जब हम दवाइयां दे रहे हैं आपको ये चीजें होने की संभावना है, होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये बीमारी या ये सिम्टम एग्रेवेट हो सकते हैं। तो उसमें सारे की फैक्ट्स रहते हैं बिफोर डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू पार्टिसिपेट। तो जो हमारा वॉलेंटियर है, पार्टिसिपेंट है, उसको मालूम होना चाहिए वो पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसकी आजादी है, तो उसको सारी जानकारी देना इन्फॉर्म्ड कंसेंट में आता है। इट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस थ्रू आउट द स्टडी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स। जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से पेशेंट हैं, तो उनको पूरा पार्टिसिपेंट का इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि वो शुगर का पेशेंट है क्या, बीपी का पेशेंट है क्या, किडनी का पेशेंट है क्या, हार्ट का पेशेंट है क्या, उसको कोई बीमारी नहीं है, हर चीज का जानकारी, एज क्या है उसका, जेंडर क्या है उसका, मेल है फीमेल है, उसको दवाई लेने के बाद उसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सारा कंटिन्यूइंग प्रोसेस रहता है जब हम कंसर्न लेते हैं, तो ये पूरा रहता है टू हेल्प समवन डिसाइड वेदर और नॉट टू पार्टिसिपेट। फिर वो उसको फिर ये खुद जजमेंट का अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। द डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन्वॉल्व इन द ट्रायल एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द स्टडी। तो जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेस होते हैं वो हर चीज का डिटेल्स बता देते हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। इफ द पार्टिसिपेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, अगर उसका मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, ट्रांसलेशन असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड। तो जैसे कि यहाँ पर कंसेंट जो था महाराष्ट्र में मराठी में होता था, सम्मति पत्रक, तो जो पेशेंट जो भाषा समझ सकता है उसकी भाषा में होना चाहिए, या फिर एक असिस्टेंट होना चाहिए जो इंग्लिश को उसकी भाषा में समझा सके। Then the research team provides an informed consent document that includes details about the study. फिर वो एक डॉक्यूमेंट देता है जैसे कि इट्स पर्पस, ये क्यों किया जा रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, की कॉन्टेक्ट्स, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, अप डाउन क्या क्या हो सकता है, सारा चीज रहता है। रिस्क एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स आर एक्सप्लेन इन द इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट। तो रिस्क क्या हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है, ये सारा चीज एक्सप्लेन किया रहता है कंसेंट डॉक्यूमेंट में। द पार्टिसिपेंट देन डिसाइड वेदर नॉट टू साइन द डॉक्यूमेंट। मतलब फिर वो जो पार्टिसिपेंट है वो खुद डिसाइड कर सकता है, उसको दबाव में नहीं डालना है, वो खुद डिसाइड करेगा कि मैं एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मेरे शरीर को नुकसान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। क्योंकि यूएस में क्या रहते हैं, जो भी रिसर्चर्स होते हैं वहां वॉलेंटियर्स खुद आते हैं, समाज मानव के धर्म के लिए खुद आते हैं कि आप हम पे एक्सपेरिमेंट करो। इंडिया में हमें कुछ लालच देना पड़ता है कि आप पैसा ले लो लेकिन हमको आप अपना बॉडी दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब अलग अलग देश में अलग अलग चीजें रहती हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि आपने अब कर दिया, जैसे बॉलीवुड के स्टार्स ने अगर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि पूरा मूवी करना है, इतना पैसा लेना है, तो करना ही पड़ता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। पार्टिसिपेंट में विड्रॉ फ्रॉम ट्रायल एट एनी टाइम, वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, ये इन्फॉर्म कंसेंट होता है, उस पर साइन होता है, उसको जब लगे कि मुझे तकलीफ हो रही है ज्यादा छोड़ सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है और न कॉन्ट्रैक्ट है। ये इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में बता दिया। अब आ रहा है एनिमल एक्सपेरिमेंट। एनिमल्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम चूहे पे कर रहे हैं, फिर हम गिनी पिग में, एक सफेद चूहा को गिनी पिग बोलते हैं, उसमें कर रहे हैं, बंदरों पे कर रहे हैं, या कुछ और एनिमल में कर रहे हैं, और उसके उसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल होता है ना, तो पहले एनिमल्स में होता है। उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड टू डेवलप न्यू मेडिसिन। जब हम नया मेडिसिन लाते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में पेनिसिलिन जो हुआ एंटीबायोटिक, फर्स्ट ड्रग ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आया, फिर पेनिसिलिन काम करना बंद कर दिया, तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने सोचा कि इसको मॉडिफाई करें, मॉलिक्यूल को हम इसमें कुछ और चीज ऐड करें तो ये अलग बनता है, और उसका ट्रायल करना है। अब वो ट्रायल कैसे करेंगे? तो एनिमल्स में करेंगे। तो नया मेडिसिन बनाने के लिए सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक बनाया गया, तो नया मेडिसिन बना के उसके मॉलिक्यूल बना के और एनिमल्स में दिया गया। तो नया मेडिसिन जब भी बनाना होता है तो एनिमल एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है। कोरोना वायरस के लिए भी पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर ह्यूमन ट्रायल किया गया।
ये एक प्रोटोकॉल रहता है, मॉडर्न दुनिया में ऐसे ही रहता है। तो ह्यूमन एनिमल एक्सपेरिमेंट वाइडली यूज्ड टू डेवलप न्यू मेडिसिन एंड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। मतलब उसका सेफ्टी देखना बहुत जरूरी होता है कि हम एनिमल को दे रहे हैं तो उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उसको मिर्गी का झटका नहीं आ रहा, उसको बेचैनी तो नहीं हो रही, उसको पॉटी अच्छे से हो रही है क्या, भूख लग रही है क्या, हर चीज का सेफ्टी देखना पड़ता है। मैनी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कॉज पेन टू द एनिमल्स। जब भी एक्सपेरिमेंट हम एनिमल्स में कर सकते हैं तो बेचारे एनिमल बोल तो नहीं सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और रिड्यूस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अदर वेज, उनकी लाइफ जो होती है वो कभी कभी खराब हो जाती है। तो हमें ना एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ह्यूमन पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, तो पेन हो सकता है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकता है। इफ इट इज मॉरली रॉन्ग टू कॉज एनिमल टू सफर, देन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल प्रोड्यूसेस सीरियस मोरल प्रॉब्लम्स। अगर हम कोई भी दवाई दे रहे हैं और उससे हमारा जो जानवर है उसको नुकसान पहुंच रहा है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा मॉरल प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वो एक तरह से जैसे रहता है कि हमको तकलीफ नहीं देना है, टॉर्चर नहीं करना है एनिमल्स को। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी अवेयर ऑफ द एथिकल प्रॉब्लम्स। एनिमल एक्सपेरिमेंटर्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स पे, उनको सारा चीज जो कानूनी और एथिकल प्रॉब्लम होता है उनको सब मालूम होता है। एंड एक्नॉलेज दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी मेड एज ह्यूमन एज पॉसिबल। हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जो हमारे मनुष्य पे जो हम करने वाले हैं उसके पैरेलल हो वो एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि हम एनिमल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका पैर काट रहे हैं, उसका कोई भी चीज काट काट के हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें वो एक्सपेरिमेंट करना है जो एथिकल हो, और हमें बाद में क्योंकि ह्यूमन ट्रायल के लिए यूजफुल है कि नहीं है वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जब मैं एमडी कर रहा था तो कुछ ना कुछ वहां पे एनिमल हाउस में हम लोग जाते थे, वहां एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि मिर्गी का झटका जो आता है, चूहों को अगर मिर्गी का झटका आ रहा है उसमें कुछ मेडिसिन दिया जा रहा था कि उनके मिर्गी के झटके कम हो रहे कि नहीं हो रहे। तो कुछ दवाइयां खिलाई जाती थी चूहों को कि उनको मिर्गी का झटका शुरू होता था, फिर उस पे अपना जो ड्रग है वो दिया जाता था कि मिर्गी का झटका कितना ठीक हो रहा है। अब वो जो दवाइयां दी जा रही थी कि मिर्गी आए, कुछ ऐसी दवाइयां रहती हैं जो मिर्गी लाने वाली दवाइयां रहती हैं, वो इतना नुकसानदायक नहीं होना चाहिए कि वो एनिमल ही मर जाए तड़प तड़प के। हमें तड़पाना नहीं है, हमें तो ह्यूमन ट्रायल करने के लिए कुछ दवाइयां देनी है, वो हमारी दवाइयां इफेक्टिव है कि नहीं उस स्टेज तक वो देखना होता है। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटर को हर चीज मालूम होती है। दे ऑल्सो एग्री दैट इट इज रॉन्ग टू यूज एनिमल्स इफ अल्टरनेटिव टेस्टिंग मेथड्स वुड प्रोड्यूस इक्वली वैलिड रिजल्ट्स। उन लोग को जो एनिमल एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं उनको ये सब चीज मालूम होती है कि अगर हम लोग एनिमल का यूज कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेट में दूसरी भी चीजें हैं। अ, अगर दूसरी चीजें हैं तो हम उस पे काम करेंगे ना, हम एनिमल को क्यों तड़ पाएंगे फालतू में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उनको ये चीजें मालूम होती है। टू पोजीशन ऑफ ऑन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। अब ये दो चीजें रहती हैं इन फेवर ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। जब हम बंदरों पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, चूहों पे कर रहे हैं, या कोई और एनिमल में हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल्स इज एक्सेप्टेबल इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखिए ओनली इफ ऐसे बोल रहे हैं, सफरिंग इज मिनिमाइज्ड इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो भी उसको तकलीफ हो रही है एनिमल को हमारे, उसको सबसे कम से कम तकलीफ होनी चाहिए, हमारे एक्सपेरिमेंट से उसको नुकसान नहीं हो। ह्यूमन बेनिफिट्स आर गेन्ड। जो भी हम काम कर रहे हैं ह्यूमन बेनिफिट मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। विच कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई यूजिंग अदर मेथड्स। दूसरे मेथड से नहीं मिल रहा है, हमें ह्यूमन बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर किसी ने एक कछुआ का कॉइल लगाया या मॉर्टिन लगाया या गुड नाइट लगाया और मच्छरों पे कर रहे हैं कि मच्छर मर रहे कि नहीं, तो मच्छर तो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, वो मच्छर मरना ही चाहिए। वहां पे तो हमारा अलग चीज होता है, वो एनिमल में नहीं आता है। एनिमल कुछ अलग चीज होते हैं और इंसेक्ट वगैरह अलग होते हैं। इंसेक्ट को तो हमें मारना ही है, वो तो हमारा उद्देश्य है कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए मच्छर मारना है। तो अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट के मॉड्यूल्स होते हैं हर चीज के। हमारे जो जानवर हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनको नुकसान ज्यादा ना पहुंचे, और हमारे ह्यूमन बेनिफिट मिले कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमन ट्रायल के पहले जानवरों पे कर रहे हैं, उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल्स इज ऑलवेज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज ये ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है एनिमल्स को, ये ज्यादातर अनएक्सेप्टेबल होता है ज्यादातर। इट कॉजेज सफरिंग टू एनिमल्स, ये अपने पशुओं को नुकसान करता है। द बेनिफिट्स टू ह्यूमन बींग्स आर नॉट प्रूवन। अब अगर चूहे पे काम हुआ है तो जरूरी है क्या कि ह्यूमन बॉडी पे भी वही काम होगा, मेडिसिन का वही फायदा होगा? प्रूव तो नहीं कर सकते। हम एक सिमिलैरिटी लेकर चलते हैं कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये काम हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम पे ये काम हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक, लेकिन ये प्रूवन नहीं रहता है। हम वहां वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे ह्यूमन ट्रायल करते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी अलग है और एनिमल बॉडी अलग है, ये हमें सबको मालूम है, प्रूवन नहीं होता। एनी बेनिफिट्स टू ह्यूमन बीइंग्स दैट एनिमल टेस्टिंग डज प्रोवाइड कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अदर वेज। जो हम ह्यूमन बीइंग में जो भी फायदा हो रहा है और एनिमल टेस्टिंग में कर रहे हैं, वो हमें उसका कोरिलेशन कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो एनिमल का एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा है? हार्म वर्सेस बेनिफिट। The cause for animal experiment is that they will produce such great benefit for humanity that is morally acceptable to harm a few animals. एक तरह से एनिमल एक्सपेरिमेंट जो रहता है वो इंसानियत के लिए अच्छा होता है। अगर हम कुछ जानवर को मार देते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए या नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उससे मनुष्य प्रजाति को फायदा हो रहा है, तो वो ठीक है। The equivalent case against is that the level of suffering and the number of animals involved are both so high that the benefits to human does not don't provide moral justification. मतलब इसमें जो जानवर है उसको जो सफरिंग हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, वो लेवल इतना मिनिमम होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। या जो नंबर ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में एनिमल्स होने चाहिए, तो जिससे हमें ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं ना कोई भी काम, तो हम लोग बता सकते हैं कि हमने 100 लोगों 100 एनिमल्स में किया, एक दो मर गए, 98 तो ठीक है हमारे दवाइयों से, तो नंबर ज्यादा है और उन मर गए तो मर गए, लेकिन बाकी लोग तो ठीक हो गए। तो हम जो जस्टिफिकेशन देंगे इन्वेस्टिगेटिंग टीम को, वो हमारा अच्छा रहना चाहिए, हम उनको बता सके ये चीजें। The three Rs. The three Rs is a set of principles that scientists are encouraged to follow in order to reduce the impact of research on animals. ये तीन Rs रहते हैं, ये साइंटिस्ट को एनकरेज करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। एक है रिडक्शन, रिफाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट। रिडक्शन का मतलब ये है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स बाय, हम एनिमल्स कम कर सकते हैं। इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इंप्रूव करके। इंप्रूविंग टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, हमने जैसे 2 पे किया, 5 पे किया, 10 पे किया और उसका डेटा एनालिसिस किया, उसको हम इंप्रूव कर दें, कितना दवाई देना है, कितना मात्रा में देना है, कम मात्रा में देना है, तो हम लोग ज्यादा एनिमल लेने की जरूरत नहीं होती है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर रिसर्चर्स, जैसे कि अगर यूएस में कोई काम हुआ है तो वो इंडियन साइंटिस्ट को बता दिया, जापानीज साइंटिस्ट को बता दिया, तो हमें जापान के भी जानवर मारने की जरूरत नहीं है, इंडिया के, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन को शेयर किया, तो कम जानवर का ही यूज हुआ एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट मतलब यह है कि रिफाइनिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द और द वे द एनिमल्स आर केयर्ड, हम एनिमल्स की रक्षा कर रहे हैं, उनका जो तकलीफ है उसको हम कम कर रहे हैं। यूजिंग लेस इन्वेजिंग टेक्निक्स, उनको काट पीट नहीं करें, इन्वेजन मतलब काटना पीटना, वो हम कम यूज कर रहे हैं। बेटर मेडिकल केयर दे रहे हैं, बेटर लिविंग कंडीशन, खाना पीना रहन सहन अच्छा दे रहे हैं। हम रिफाइंड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, अच्छा अच्छा ताजा मोटा जो हमारा एनिमल है उसको मजबूत करके तब हम कर रहे हैं, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। रिप्लेसमेंट, replacing experiments on animals with alternative techniques such as experimenting on cell cultures, मतलब हमने एनिमल का एक सेल निकाला और उस पे मेडिसिन डाला इंजेक्शन से और माइक्रोस्कोप में देखा, तो हम सेल कल्चर करके फिर चेक कर रहे हैं, तो हम एनिमल का यूज नहीं कर रहे हैं पूरा बॉडी का, एनिमल के बॉडी का। यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स, वैसे कर सकते हैं। स्टडिंग ह्यूमन वॉलेंटियर्स, यूजिंग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, ऐसे अलग अलग करके एनिमल की रक्षा करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर शेर पे हमने रिसर्च करना है, तो लॉयन और टाइगर चीता ये सब कम है, तो हम उनके बदले में ह्यूमन वॉलेंटियर्स ले सकते हैं, या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, या कंप्यूटर मॉडल से हम लोग टेक्निक से कम मात्रा में सारा चीज कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर सकते हैं हम चीज।
For the experimentation of animal following ethical principles such as WHO European Forum. WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन फोरम ये बोलता है टू कंसिडर इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। मतलब एनिमल की हमें रक्षा करनी है, उनका वेलफेयर देखना है। टू मेक इट कंपल्सरी कैरी आउट एथिकल रिव्यूज। एथिकल रिव्यूज देखना है कि हमें एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाए, उनके लिए जो जो चीज जरूरी है, जो जो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, वो सब चीजें परफेक्ट हो। टू स्टेट द अल्टरनेटिव टू टेस्टिंग ऑन एनिमल्स मस्ट बी यूज्ड। अगर कोई अल्टरनेटिव है कि पूरा एनिमल का यूज नहीं करना है, उसके सेल को निकाल के हम देख सकते हैं, तो वो जरूरी है, वो हम कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ एनिमल यूज्ड इन प्रोजेक्ट शुड बी रिड्यूस्ड। अगर एक देश कर रहा है एनिमल एक्सपेरिमेंट, उसका डेटा वो पूरी दुनिया को दे सकता है, ठीक है ना। उससे हमें पता चल रहा है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, वो डेटा मिल जाएगा, उसके आगे का रिसर्च कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स ऐसे कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द ब्रीड अकोमोडेशन एंड केयर मेजर्स एंड मेथड यूज इन प्रोसीजर सो एज टू एलिमिनेट रिड्यूस टू मिनिमम एनी पॉसिबल पेन सफरिंग डिस्ट्रेस एंड लास्टिंग हार्म कॉज टू एनिमल्स। हम उनका ब्रीड अच्छा कर सकते हैं, मतलब ब्रीडिंग करके हमने एनिमल का कुछ अच्छा चीज निकाला, उनका रहने का, उनका केयर किया, उनका मेथड, ये सब हमने किया, तो हमारे एनिमल को पेन कम होगा, सफरिंग कम होगा, उनका उनका जो डिस्ट्रेस है वो कम होगा, हमारे एनिमल को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हमें एनिमल्स की भी रक्षा करनी है। अभी आप लोग में से कोई पढ़ेंगे क्या? मैं कंटिन्यू बोल के थक गया 45 मिनट। शशि मैम आप पढ़ेंगी या आरती मैम, मोना मैम कोई पढ़ेंगी? प्लीज कोई पढ़िए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। एक ही जी दिन सर, जी सबने, सर। हाँ हम सेशन बंद करते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप लोग बोलिएगा, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। नहीं सर, बहुत अच्छा समझ आया, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर थी। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, फिर मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सर।